नमस्कार, आप देख न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। पड़ोसी देश बांग्लादेश हिंसा की आग में जल रहा है। पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। बिगड़े हालात में शेख हसीना प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर बांग्लादेश छोड़कर हिंदुस्तान पहुंच गई हैं और यहां से किसी यूरोप मुल्क के लिए निकल जाएंगी, ऐसी खबरें हैं। इससे पहले धधक रहे बांग्लादेश में उपद्रवियों ने शेख हसीना के प्रधानमंत्री आवास में जमकर तोड़फोड़ की। इसके बाद आर्मी फ्रंट पर आई, सेना ने कमान संभाली और तख्ता पलट के बाद आर्मी चीफ फकर उज रहमान ने बड़ा ऐलान किया है। अंतरिम सरकार का गठन होना है। देश को फिलहाल अंतरिम सरकार चलाएगी। इसके अलावा आर्मी चीफ ने सभी दलों की बैठक भी बुलाई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अशांत और अस्थिर बांग्लादेश का अब क्या होगा, क्योंकि बांग्लादेश में हिंसा के बाद लोग वहां से पलायन की फिराक में भी है। भारत ने बांग्लादेश से सटे 4 राज्यों की सीमा पर सेना को अलर्ट कर दिया है। एक और बड़ा सवाल यह है कि बांग्लादेश में आरक्षण की आग के पीछे किसका हाथ है। विदेशी मामलों के जानकारों का अगर हम माने तो उनका कहना है कि इसके पीछे चीन का हाथ है। चीन पहले पाकिस्तान, फिर श्रीलंका और अब बांग्लादेश को अस्थिर करके क्या करना चाहता है, क्योंकि चीन के बारे में कहा जाता है कि वो आर्थिक लिहाज से भारत के पड़ोसी मुल्क को बर्बाद करने के लिए साजिश रच रहा है। साथ ही अपना बाजार जाहिर तौर पर चाइना बढ़ाना चाहता है। बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट पार्टनर भारत है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। आज हम इसी मसले पर चर्चा करेंगे। बांग्लादेश के अस्थिर होने का पड़ोसी मुल्क पर कितना असर पड़ेगा, सार्क देश कितना प्रभावित होंगे बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति से, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमानों का पैनल भी बना हुआ है, जिनका तारुफ भी आपसे को कराएंगे। लेकिन इस बीच एक बार फिर से बता दें कि बांग्लादेश में जो स्थिति है, पूरी दुनिया की निगाह इस वक्त उस पर बनी हुई है और तरह तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं कि तख्ता पलट के पीछे हाथ किसका है। क्या चाइना का हाथ है? क्योंकि देखिए, इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। तो तमाम तरह के कयासों के बीच आपको यह भी अपडेट दे दें कि शेख हसीना जो है वो गाजियाबाद पहुंच चुके हैं। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर उनका विमान जो है वो लैंड किया है। और देखिए, यह भी जानकारी मिल रही है कि दिल्ली पहुंचने के बाद शेख हसीना जो है आगे की तरफ जाएंगी। आगे की रणनीति तय होगी, लंदन जाएंगी या फिर सऊदी अरब जाएंगी, देखने वाली बात होगी। इस बीच अंतरिम सरकार जो है देश में आगे की रणनीति संभालेगी, जो स्थिति है वो संभालेगी। हालांकि कितना मुश्किल होगा देखना होगा। आर्मी चीफ ने ऐलान कर दिया है कि देश में अंतरिम सरकार का गठन होना है। इसके बीच ये भी सवाल उठता है कि भारत और बांग्लादेश जो कि 4100 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं, दोनों देशों के अगर हम रिश्तों की बात करें तो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रिश्ते हैं, तो भारत पर कितना असर पड़ेगा बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति पर। और इस बीच देखिए, हिंसा भड़काने पाकिस्तान का हाथ है। बांग्लादेश सिविल सोसाइटी ने पाकिस्तान उच्चायुक्त पर प्रदर्शनकारियों को समर्थन का आरोप भी लगाया है। तो देखिए, तमाम मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। फिलहाल हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता आदेश भारद्वाज जी जुड़ गए हैं। आदेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आदेश जी, किस तरह से देख रहे हैं आप मौजूदा स्थिति जो है बांग्लादेश की? क्या लगता है आपको इसका भारत पर क्या प्रभाव होगा? नहीं, देखिए, किसी भी पड़ोसी देश के अंदर अगर कुछ हालत इस तरह के होते हैं तो निश्चित रूप से हमें उसकी चिंता करनी होती है। और भारत के राष्ट्रों को प्रथम रख के किस तरह से वहां पे अमन चैन कायम हो, तो हम उसमें हस्तक्षेप तो करते नहीं। उनका अंदरूनी मामला है, उसको वो अपने बेहतर तरीके से डील करें। और कहीं ना कहीं पीसफुल माहौल आसपास के देशों में रहना चाहिए। तो सच्चाई तो ये है कि मेरा तो ऐसा मत है कि शायद उनको देश छोड़ के नहीं भागना चाहिए था और लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए जिन निर्णयों के खिलाफ जनमानस थे उन पे कहीं ना कहीं गंभीरता से विचार विमर्श करके और हालात को ठीक करना चाहिए था।
हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन बीएन झा भी जुड़ गए हैं, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। झा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरह की स्थिति है, क्या कहें, शेख हसीना की नीतियां खराब रही, आरक्षण की ना आग जो है उन्हें निगल गई, या फिर यूं कहें कि विपक्षी दल भी फ्रंट फुट पर आ गया था? क्या कारण आप मान रहे हैं बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति के पीछे? देखिए, फिलहाल जो भी के लिए तो लगता है कि पीएम सेना के ऊपर में सफिशिएंट नहीं था। पीएम और गृह मंत्रालय, इन दोनों में अच्छा इंटरेक्शन नहीं था, क्योंकि अगर अच्छा इंटरेक्शन होता, अगर सिचुएशंस को वो कंट्रोल करना चाहती, तो या तो डायरेक्टली जो पैरामिलिट्री हैं उनको सिक्योरिटी सर्विसेज में लगाती, या नहीं तो फिर सेना को अधिकार देती, मार्शल लॉ लगा के। ये जो अराजकता पूरे देश में फैल रही है, जो कि पूरे देश को आहत करेगी, चाहे नेशनल फ्रंट हो चाहे इंटरनेशनल फ्रंट हो, दोनों तौर में इसको कंट्रोल करने के लिए वो कहीं न कहीं मार्शल लॉ लगा के ये सिचुएशन अपने हाथ में रखी। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने उनको धमकी मिली थी कि आप तुम निकल जाओ या मैं उनको मार देंगे। फिर उन्होंने अपनी जो हेलीकॉप्टर है, जो प्लेन है, वो पकड़े और वहां से भागे। तो ये साफ साफ दिखाता है कि उनका होल्ड सेना पे और जो पुलिस है, पुलिस तंत्र है, पैरामिलिट्री और पुलिस, इसके नहीं था। तो वो शायद जान चुकी थी कि इसके ऊपर वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो हम रिंगन को शायद पता था कि इसके पीछे कौन कौन है। अगर सिर्फ विद्यार्थी होते, स्टूडेंट्स होते, तो इसको कंट्रोल करना बहुत ही आसान था। लेकिन उनको शायद पता था कि इसके पीछे सिर्फ विद्यार्थी नहीं है, उस विद्यार्थियों के पीछे कोई और चेहरे हैं जो सामने में नहीं आ रही हैं, और इसीलिए शायद उनको, उनके जो एडवाइजर थे, उन्होंने सलाह दी होगी कि आप यहाँ से निकल जाइए। इसके पीछे किसका हाथ माने, क्योंकि ड्रैगन का नाम भी सामने आ रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान उच्च आयोग ने प्रदर्शनकारियों को मोटिवेट किया है, जिसकी वजह से स्थितियां जो है वो इतनी ज्यादा बिगड़ी हैं। इसमें चार सीधा मैं हाथ देख रहा हूँ। एक तो बांग्लादेश नेशनल पार्टी, वो कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं थी अवामी लीग से, तो उन्होंने कहीं न कहीं उठाने का काम किया हुआ। जो स्टूडेंट मूवमेंट हुआ है, कोटा मूवमेंट आप कह लीजिए, तो कोटा मूवमेंट से पहले भी काफी सारे स्टूडेंट्स ने बहुत सारे ओकेजन्स पे इस तरह के अराजकता फैलाने की कोशिश की है। तो ये कोटा मूवमेंट्स में जो स्टूडेंट हैं, ये स्टूडेंट मूवमेंट, जो स्टूडेंट शिविर, छात्र शिविर, जिसको जो कि एक इस्लामी जिहाद का एक फ्रंट है, उसका हाथ मुझे लगता है। और एक ही जिहादी ऑर्गेनाइजेशन टीम, जो कम से कम 5 प्रमुख जिहादी ऑर्गेनाइजेशन जो बांग्लादेश में आज के दिन में हैं, चाहे वो मुजाहिदीन हो, चाहे हिफाज़त इस्लाम हो, हिजबुल ताहिर हो, जमात इस्लामी के जो बैंगलोर अलग अलग फ्रंट्स हैं वो फ्रंट्स हो, अलकायदा का अंसरुल्लाह ग्रुप है वो है, तो ये सारे डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं बांग्लादेश में। और इन सबों के अलग पाकिस्तानी ISI ने वहाँ पे जिहाद, ये अफगानिस्तान के जो प्रेजेंस थे उसको वहाँ पे एक उन्होंने पत्र बनाया हुआ। तो ये चारों पांचों जिहादी एक साथ में मिलकर ये अनरेस्ट फैलाने का उन्होंने काम किया हुआ। और ये सिर्फ अनरेस्ट नहीं है, ये वहाँ का जिहाद है, क्योंकि आपको पिछले कुछ घंटों में खबर मिली होगी तो वहाँ के हिंदू टारगेट किए जा रहे हैं, वहाँ के जो मंदिर हैं वो टारगेट किए जा रहे हैं। अगर ये स्टूडेंट मूवमेंट होता तो इसमें ये मंदिर और ये हिंदू ये कहाँ से आते? तो ये सबों की मिली भगत है। और ये मिली भगत में सबसे पहला कौन है? सबसे पहला पाकिस्तान का ISI है। वो कभी भी नहीं चाहते हिंदुस्तान और बांग्लादेश के संबंध अच्छे हों, जिसके परिणाम बहुत अच्छे आए हुए हैं। बांग्लादेश ने बड़ी तेजी से तरक्की की है सारे फ्रंट्स में, और उसमें इंडिया ने उसका भरसक साथ दिया हुआ है। तो ये उनकी आंखों में कहीं न कहीं खटक रहा था। और इसीलिए जब बांग्लादेश का जो इलेक्शन हुआ था लास्ट, उसमें उन्होंने नारा दिया था, वो जिहादी है, इंडिया आओ। तो ये सब जो चीजें वहां पे चल रही है। और उन दिनों में अगर वहां के प्राइम मिनिस्टर ने हालात से काबू करने का कोई कड़ा कदम नहीं लिया, तो ये तो होना ही था जो आज हो रहा है। बिल्कुल, हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी जुड़े हैं, जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। हमारे साथ रत्नाकर सिंह भी जुड़े हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। संजीव जी का रुख कर लेती हूँ। संजीव जी, एकाएक किस तरह से अगर हम देखें जिस तरह की स्थिति बांग्लादेश में बनी है, और भारत की हम एक्ट ईस्ट
पॉलिसी का जिक्र करें तो जाहिर तौर पर बांग्लादेश का उसमें अहम आधार है, कितना असर उस पर पड़ेगा? देखिए, बांग्लादेश के लिए ये एक आपातकालीन स्थिति है और बांग्लादेश के एक बहुत बड़ी चुनौती का समय है और बांग्लादेश में वर्तमान समय पे स्थिति काफी अस्थिर है, हिंसा बहुत हुई है और ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि बांग्लादेश के जो कट्टरवादी जो तत्व हैं और उनका इस्तेमाल करते हुए विदेशी ताकतों ने भी ये जो पूरी स्थिति को बिगाड़ने में और इतना अस्थिर करने में बड़ी साजिश रची है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI, चाइना का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। तो ये जो पूरा जो घटनाक्रम सामने आया है एक गहरी साजिश का परिणाम दिखाई देता है, जिसका कि लक्ष्य शेख हसीना की सरकार को गिराने का, शेख हसीना की सरकार को टारगेट करने का रहा है। और बांग्लादेश में पिछले 15 वर्षों में जो शेख हसीना की सरकार थी उसमें एक एंटी इनकम्बेंसी का भी जो भी ऐसे असंतुष्ट वहाँ पे वर्ग थे, जो विपक्षी पार्टी थी जो कि इलेक्शन को बायकॉट कर रही थी, उन्होंने भी अपना बढ़ करके इसमें साजिश में अपना योगदान दिया है और इसकी वजह से आज बांग्लादेश में एक बहुत ही ज्यादा चिंताजनक स्थिति, संकट पैदा हो गया है। जहाँ तक भारत का प्रश्न है, भारत शेख हसीना को पहले भी मदद करता रहा है, उनके परिवार को मदद दी गई थी पहले भी 1975 में, और अभी भी ऐसी रिपोर्ट है कि उनका जो विमान है वो भारत आया है और भारत की सरकार उनको स्वयं को पूरी मदद देगी। लेकिन भारत की सरकार जो बांग्लादेश के जो मिलिट्री लीडर्स हैं उनके साथ संपर्क में निसंदेह रहेगी। बांग्लादेश की आवाम से भारत की सरकार की अपील यही रहेगी कि वहाँ पर वो जो भी स्थितियां हों उनको वो संवाद के माध्यम से, शांति के माध्यम से हल करें। लेकिन एक बात मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि बांग्लादेश में ये जो कट्टरवादी तत्व हैं, जमाते इस्लामी जैसी जो पार्टीज हैं, जो अन्य वहाँ पर कट्टरवादी तत्व हैं, अनेक आतंकवादी संगठनों का भी प्रेजेंस वहाँ देखा गया है, चाहे वो ISI हो, अल-कायदा हो। तो ये जो बांग्लादेश में जो एक इस्लामिक कट्टरवाद जो लगातार बढ़ा है वो एक बेहद चिंता का विषय है। ऐसी ताकतें और ऐसी विदेशी शक्तियां, पाकिस्तान और चाइना जैसी शक्तियां बांग्लादेश में अपने प्रभाव को। संजीव जी, आपको सेना का क्या रोल लगता है इसमें? क्योंकि कुछ देखिए ऐसे वीडियोस भी सामने आए थे जिसमें देखा जा रहा है कि सुरक्षा बल या फिर कहीं कि सेना के जो लोग हैं वो शेख हसीना की तस्वीर जो है वो दीवार से उतार रहे हैं। तो इस तरह की भी खबरें हैं कि कहीं ढकी छुपी तरीके से सेना का भी कुछ ना कुछ रोल रहा है इसमें। इस पर आपको क्या लगता है? ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने उठाया है। अभी तक जो रिपोर्ट सामने आ रही है कि सेना वहां पर मूक दर्शक बनी हुई है। सेना जो जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं उनके ऊपर उन्होंने कोई कार्रवाई करने से इनकार कर दिया और जो प्रोटेस्टर्स हैं वो आपने देखा किस तरीके से वो उनके महलों में जो बंगले हैं, जो सरकारी आवास है उसमें जाकर के वो उत्पात मचा रहे हैं। शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति को तोड़ते हुए नजर आ। तो जो सेना है उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती। इसका आशय बहुत स्पष्ट है कि ये जो पूरी अस्थिरता की स्थिति में सेना जो है अपने आप की जो भूमिका को वो तटस्थ रखे हुए। अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सेना के चीफ ने किया उसमें उन्होंने ये कहा है कि हालांकि वो टेक ओवर नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन वो सभी पार्टीज को मिला करके साथ में जो है एक इंटरिम गवर्नमेंट को बनाने की वो बात कर रहे हैं। तो सेना ने ये रुख जो अख्तियार किया और ऐसी भी रिपोर्ट है कि शेख हसीना को देश छोड़ने के लिए उन्होंने 45 मिनट का समय दिया और हेलीकॉप्टर भी प्रोवाइड कराए। तो ये जो पूरी स्थिति है उसमें सेना की ये जो भूमिका है वो जाहिर है कि केंद्रीय हो चुकी है और सेना का जो रुख है वर्तमान समय में एक संतुलनकारी स्थिति को बनाए रखने का दिखाई देता है। लेकिन इतना कहने के बाद मैं अवश्य कहूंगा कि जो प्रदर्शनकारी और जो भी साजिश करता है, चाहे वो बांग्लादेश के अंदर हो या बांग्लादेश के बाहर हो, यदि उन्होंने ऐसी ही स्थितियां बनाए रखी तो आने वाले समय में वहाँ की जो सेना है वो वहाँ पर टेक ओवर भी कर सकती है, सत्ता पलट भी कर सकती है, सीधा सामान अपने हाथ में ले सकती है। ऐसी संभावनाओं से इनकार नहीं कर सकते। बांग्लादेश में सत्ता पलट का इतिहास रहा है, वहाँ पर coup और काउंटर coup हुए हैं और ऐसे में जो आने वाले समय में जो सेना की जो भूमिका है वो अब सबसे अधिक महत्वपूर्ण दिखाई देती है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि सेना हमारे साथ सुनील कौशिक जी भी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। के अलावा हमारे साथ रत्नाकर सिंह जी भी जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। रत्नाकर जी का रुख कर लेते हैं। रत्नाकर जी, अगर हम बात करें कांग्रेस की या फिर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो दोनों ही कार्यकाल में शेख हसीना के साथ अच्छे संबंध रहे हैं और अब चूंकि शेख हसीना पद पर नहीं है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है या फिर यूं कहें कि वो अभी देश छोड़कर चली गई है, तो मौजूदा स्थिति में आपको क्या लगता है करंट सिनारियो में भारत पर कितना असर पड़ेगा इसका?
रत्नाकर सिंह जी। देखिए, बांग्लादेश जो है हमारा पड़ोसी देश है और हमारे साथ उसका बहुत ही निकट संबंध रहा है और शेख हसीना जी भी उनका भी संबंध अच्छा रहा है, प्रधानमंत्री जी के साथ भी उनका संबंध काफी अच्छा रहा है। निश्चित रूप से जो ये सत्ता पलट की जो घटनाक्रम जो चल रही है वो उसमें पूरी तरह से हम लोग किए हुए हैं और पूरा नजर बनाए हुए हैं कि किस तरह की घटनाक्रम की स्थिति वहाँ पे बनी हुई है और इसको देखते हुए बॉर्डर से जितने भी बॉर्डर एरिया है जो बांग्लादेश से लगे हुए हैं उसको पूरी तरह से चौकसी के साथ बढ़ा दिया है और इस तरह से जो घटनाक्रम हुआ है उस पर नजर तो बनाए हुए हैं। निश्चित रूप से हम ये कहना चाहेंगे कि विदेशी ताकतें जब पक्षी पार्टियों से मिलकर के और सत्ता पक्ष को जब हटाने का इस तरह से काम करेंगी तो उस देश की जो सत्ता है वो निश्चित रूप से अस्थिर ही रहेगी और ये एक बार नहीं होगा, ये बार बार होगा। इसलिए सेना की भूमिका, जैसा आपने अभी डिफेंस एक्सपर्ट की बात भी सुनी आपने, सेना की भूमिका बिल्कुल संदिग्ध है वहां। अगर बता दीजिए चंद मुट्ठी भर लोग और सेना वहां पे मूक दर्शक बनी हुई है और जो कोई एक्शन नहीं ले रही है और ना ही शेख हसीना को सेफगार्ड करने की कोशिश कर रही है, ना ही उपद्रवियों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक चेप दिख रहा है कि डिफेंस के लोग जो वहां पे सेना के लोग हैं और जो पक्ष के लोग हैं और जो विदेशी ताकतें हैं जो बांग्लादेश की सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं, इनकी कहीं ना कहीं मिली भगत जो है दिख रही है। तो इस तरह की परिस्थितियों पर भारत सरकार पूरी तरह से नजर बनाए हुए है और आगे जो भी परिस्थिति बनेगी उससे हम बिल्कुल हम देखेंगे। सुनील जी, आपको क्या लगता है करंट सिनेरियो क्या रहेगा भविष्य बांग्लादेश का? देखो, जब शेख हसीना वहाँ बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही हैं तब तक हमारे देश के साथ बड़े अच्छे उनके संबंध रहे हैं और तमाम ऐसे फैसले शेख हसीना के प्रधानमंत्री रहते हुए हमारे देश ने लिए, इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं। जो उनके साथ 1975 में परिवार के साथ हुआ, उनके पिता की, माता की, 3 भाइयों की हत्या कर दी, इन्हीं ऐसे ही लोगों ने कर दी जो आजकल जो सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं और उन्होंने तख्तापलट करने की कोशिश की है। तो ऐसी स्थिति में क्या शेख हसीना जी जब 1975 से लेकर के 81 तक हमारे देश में रही, उसके बाद जाकर के फिर वो पॉलिटिक्स पार्टियां वो अपनी पार्टी की, पिताजी की पार्टी को आगे बढ़ाती हैं, लगातार 5वीं बार प्रधानमंत्री रही, ये सब कुछ उनका सिनेरियो है पॉलिटिकल। लेकिन क्या ये देखना पड़ेगा कि जो हमारे देश के साथ जो संबंध रहे, जहाँ 10 अरब डॉलर से ज़्यादा का हमारा वहाँ से व्यापार है, उसको कैसे हमारा देश बचाए रखता है? क्या किसी और अन्य देश की भी इसमें भूमिका संदिग्ध है? जैसे विदेशी मामलों के जानकार ने बताया कि चाइना का कोई ऐसा दिखता है, क्या चाइना ने कोई ऐसा हस्तक्षेप किया है? क्योंकि कुछ मुट्ठी भर लोग, कुछ आपने देखा होगा 2022 में कि श्रीलंका में भी ऐसा ही हुआ, कुछ मुट्ठी भर लोग आ जाते हैं, सड़कों पर उतरते हैं, राष्ट्रपति के घर को कब्जे में ले लेते हैं। यहाँ भी ऐसा ही हुआ, मुट्ठी भर लोग जाते हैं और प्रधानमंत्री के घर को कब्जे में ले लेते हैं और सेना मूक दर्शक बनी रहती है। ऐसी स्थिति में क्या है, जहाँ इतना बड़ा देश जिसकी उत्पन्न युद्ध के होने के बाद हुई, क्या उनकी उस देश की सेना इतनी कमज़ोर हो सकती है कि 2 लाख लोगों को न वो रोक पाई हो? तो निश्चित तौर से ये सवाल खड़े होते हैं, क्या कूटनीतिक तरीके से अन्य देशों की भूमिका भी क्या संदिग्ध है? क्या हमारे पड़ोसियों को जो अस्थिर करने का जो प्लान है, जैसे पहले श्रीलंका को किया, बांग्लादेश को किया, श्रीलंका से भी हमारे बहुत अच्छे संबंध रहे, बांग्लादेश से भी हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, हमारे देश की कुछ एजेंसियां जो बड़े पदों पर बैठे हुए हैं वो कैसे सोते रहे? मुझे लगता है वहाँ भी सवाल खड़े होते हैं। जब छोटे भाई के साथ यदि ऐसा कुछ देश में हो रहा है या जो हमारे पड़ोसी हैं या तो वहाँ कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं, तो हमारे देश की भी बड़ी बड़ी एजेंसियाँ हैं, वो क्या कर रही थी इसमें? उन्होंने देश को, हमारी देश की सरकार को समय रहते हुए आगाह क्यों नहीं किया? हमारे देश की सरकार ने वहाँ की सरकार को आगाह क्यों नहीं किया? तमाम ऐसे सवाल हैं जो खड़े होते हैं। क्या जिन कंपनियों ने वहाँ व्यापार किया है उन कंपनियों की सुरक्षा की स्थिति क्या है? क्या हमारे देश की बड़ी एजेंसियों ने इसका आकलन किया है कि पिछले 2 महीने से तमाम देश की 10 से 12 बड़ी कंपनियां जो वहाँ बांग्लादेश में हैं वो बंद हैं? तो उनकी सुरक्षा की क्या गारंटी दी है? सेना ने दी है कि नहीं दी है? या हमारे देश के जो अफसर, ब्यूरोक्रेसी के जो लोग हैं, वहाँ के ब्यूरोक्रेसी से संबंध बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं? क्या जो अंतरिम सरकार चुनी जाएगी बांग्लादेश में, उसमें हमारे देश का कितना हस्तक्षेप रहेगा? क्या वो हमारी पसंद के लोग होंगे कि नहीं होंगे? जिस तरीके से वहाँ के सेनाध्यक्ष अभी बांग्लादेश के राष्ट्रपति से मिलने गए हैं और उन्होंने अंतरिम सरकार बनने के लिए एक अनुरोध किया है, तो ये सब चीज़ें हैं, मुझे लगता है देर रात तक क्लियर हो जाएंगी।
लेकिन फिर भी निश्चित तौर से हमारे देश को बड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा कि जिस नेता के रहते हुए हमेशा हमारे देश के साथ बड़े अच्छे संबंध रहे हैं, उस नेता को अस्थिर किया जाता है और ऐसी स्थिति में कुछ मुट्ठी भर लोग यदि प्रधानमंत्री आवास में घुस जाते हैं तो निश्चित तौर से बड़े सवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। और दूसरी बात आप देखिए कि अभी गाजियाबाद में उनका विमान आया है, दिल्ली में रुकेंगी कि नहीं रुकेंगी, अभी प्रधानमंत्री से उनसे मुलाकात होगी कि नहीं होगी, तमाम एजेंसियों के बड़े अधिकारी अलर्ट, सभी की निगाह इस पर जो है बनी रहेंगी। तो पड़ोसी देश बांग्लादेश में बवाल को लेकर हमारी सहयोगी कंचन कनौजिया ने बांग्लादेश के उच्च आयोग की बाहर के हालातों का जायजा लिया, एक बार वो भी देख लेते हैं। बांग्लादेश में पिछले 2 महीने से चल रहे आरक्षण विरोधी छात्र आंदोलन के बाद आज बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से जानकारी निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना अपनी बहन रेहाना के साथ सेना विमान से उड़कर भारत के अगरतला पहुंच चुकी हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद है बांग्लादेश उच्च आयोग पर, जहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कड़ी कर दी गई है। आपको बता दें, आज जो बांग्लादेश में हालात बने हुए हैं, इसकी वजह 5 जून 2024 को हाईकोर्ट ने स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों और अन्य को 56% कोटा देने को कहा था। उसके खिलाफ ये जो प्रदर्शन पिछले 2 महीने से ढाका में किया जा रहा है, इस आरक्षण के विरोध में किया जा रहा है। आपको बता दें, आज के विरोध में वहां की कुछ तस्वीरें इस प्रकार की निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश के निर्माता कहे जाने वाले बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति को भी प्रदर्शनकारियों ने तोड़ दिया है। तमाम जानकारी और वीडियोस के द्वारा ये जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है, कहा जा रहा है कि भारत समर्थक शेख हसीना जो है भारत पहुंच चुकी हैं और अब यहां से वो दिल्ली पहुंचकर लंदन की उड़ान भरने वाली है। तमाम जानकारी के बाद ऐसा माना जा रहा है कि बांग्लादेश उच्चायोग पर आज जो सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है, उसको देखते हुए वो इसलिए कड़ी की गई है ताकि बांग्लादेश समर्थक जो हिंदुस्तान में, भारत में जो छात्र हैं, वो यहाँ पे पहुँच कुछ प्रदर्शन करना ना शुरू कर दे। उन सभी को देखते हुए आज यहाँ पे बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर जो है सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। बीएसएफ जवान जो है भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर पूरी मुस्तैदी से तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार का जो है असुरक्षा और किसी भी प्रकार की जो सुरक्षा व्यवस्था में चूक ना हो सके। कैमरा पर्सन भूषण के साथ मैं कंचन, न्यूज़ इंडिया। तो तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अब ये झा जी का रुख कर लेते हैं। झा साहब, अगर हम देखें रक्षा बजट का जिक्र करें बांग्लादेश का, तो एशिया में तीसरा सबसे बड़ा रक्षा बजट है। 1,75,000 यहाँ पर एक्टिव अगर हम देखें तो सैनिक मौजूद है। तो क्या आपको लगता है कि ये जो किया धरा है, ये एकाएक तो नहीं हो सकता कि बाहरी ताकत सिर्फ इस पर जो है कहीं ना कहीं डोमिनेंट हो गई हो? जाहिर तौर पर सेना की इसमें बड़ी हिस्सेदारी रही होगी। आपका ओपिनियन क्या है इस पर? मुझे लगता है कि ये एक छोटा सा वृक्ष जो यहाँ का पल रहा था वहाँ पे बीएमसी के अंदर में, यही फला फूला है। क्योंकि जिस तरह से टेक ओवर हुआ है के नाम पे, ये छात्र नहीं थे, इसके पीछे बाकी सारे लोग थे। क्योंकि मैंने जैसे बताया कि इस्लामी छात्र शिविर, ये जहाँ पे इस्लामी बांग्लादेश का एक फोर फ्रंट का है, तो इसमें अगर ये छात्र शिविर इन्वॉल्व था जैसा लगता है, तो एक जमात इस्लामी बांग्लादेश डायरेक्टली इन्वॉल्व है। दूसरा, बीएमसी के साथ में हुजबी और जेएमबी मुजाहिदीन बांग्लादेश, ये दोनों बहुत पहले से हैं। तो एक ये भी डर है कि अगर बीएमसी इसमें हिस्सेदार नहीं है पलट में, तो क्या सारा का सारा पावर फोर्स जो है ये क्या जेएमसी इस्लामी ले लेगा? आज तक जितने भी इस्लामी देश हैं जहाँ पे भी पट्टा पलट हुआ है, उसमें किसी भी एक जिहादी ऑर्गेनाइजेशन को का सारा सत्ता जो है वो हटाने देने के लिए नहीं दिया गया है। वहाँ पे फिर सेक्टोरियल वॉर शुरू हो गई है, उनकी आपस में जंग शुरू हो गई है। तो मुझे ये भी लगता है कि अगर ये दोनों बीएनपी अगर इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर यहाँ पे जिहादियों का आपस में एक दूसरे के खिलाफ वो भी जो मार काट है वो भी होने के चांसेस हैं, सत्ता पे अधिकतर हाथ जमाने के लिए, कंट्रोल रखने के लिए। तीसरा, वहाँ पे एक बांग्लादेश का जो फ्रंट है, इस्लामी फ्रंट ऑफ बांग्लादेश, ये काफी दिनों से उत्साह रही है
वहां से लोगों को जो कट्टरपंथ में विश्वास करते हैं उग्र होने के लिए। तो ये 4 जो ऑर्गेनाइजेशन ये तो डायरेक्टली वहाँ पे इन्वॉल्व हैं। अब यहाँ जो ISI है, पाकिस्तान की ISI, उसका अलकायदा फ्रंट, और जैसे मैंने कहा था कि जो अफगानिस्तान के कुछ टेररिस्ट थे उनको पाकिस्तान में पुश करने के लिए जो जिहादी ऑर्गेनाइजेशन हैं उन्होंने भी वहां से कंट्रोल किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि मिला जुला के सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। देखिए ये जाहिर तौर पर सारे लोग इन्वॉल्व हैं, तभी जो है तख्ता पलट मुमकिन हो पाया है। इस पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। हमारे साथ कर्नल गोपाल सिंह भी जुड़ गए हैं जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। आपसे भी आपकी प्रतिक्रिया में लूंगी। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले लेते हैं, फौरन हाजिर हो रहे, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। हम जिक्र करें बांग्लादेश का, जहां पर आरक्षण की की वजह से प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दिया है और फिलहाल ये बताया जा रहा है कि वो भारत पहुंची हुई है। इंडियन एयरबेस पर उनका विमान जो है रुका हुआ है। हमारे सहयोगी वहां पर बने हुए हैं। हैदर का रुख कर लेते हैं। हैदर ताजा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हैदर, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, अगर मैं बात करूं, मैं गाजियाबाद के इस वक्त इंडियन एयरबेस पर खड़ा हूं, जहां पर जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं वो उनका विमान यहां पर उतरा है। लगातार यहां पर नजर रखी जा रही है, लेकिन अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है तो यहां से कहां जाने वाली है। मैं तस्वीर के माध्यम से आपको दिखाना चाहता हूं कि मैं इंडियन एयरबेस के पास यहां पर मौजूद हूं। यहां पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर भारी सुरक्षा तैनात कर दी गई है और यहाँ पर खासकर भी और किसी को आने यहाँ नहीं दिया जा रहा है। खासकर भी यहाँ पर अभी तक ये जानकारी मिली है कि जो यहाँ पर अधिकारी हैं वायु और उसके इंडियन एयरबेस के, उन्होंने उनको शेख हसीना को यहाँ पर रिसीव किया है। यहाँ से उनके विदेश जाने की भी तैयारियां यहाँ की जा रही हैं। सूत्रों के हवाले से खबर लगी है तो यहाँ से विदेश भी जा सकती हैं। हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि अब इसकी नहीं हुई है। लगातार यहाँ पर मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है। जो एयरबेस के लोग हैं यहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है ताकि यहाँ पर कोई भी ऐसी घटना ना हो पाए या पब्लिक यहाँ पर ना हो पाए। हालांकि यहाँ पर खासतौर पर यही कहा गया है कि इस परिसर के आसपास भी मीडिया को अंदर आने की अनुमति नहीं है और अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। मैं इस इंडियन एयरबेस की आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये इंडियन एयरबेस की तस्वीरें हैं, देखिए। खासकर भी यहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। यहाँ पर बस भारी मीडिया यहाँ पर मौजूद है और खासकर भी यहाँ लोग कुछ ऐसे भी हैं जो यहाँ पर आना जाना करते हैं, उनको भी लेकर यहाँ पर सघन चेकिंग का अभियान यहाँ चलाया दिया गया है। तो अब देखना यही होगा कि जिस तरीके से यहाँ पर अभी तक कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली है। इससे पहले कहा जा रहा था कि विमान की रिफ्यूलिंग के लिए यहाँ पर जो है रुका है विमान, उसके बाद आगे की तरफ बढ़ेगा। इस बाबत कोई इन्फॉर्मेशन? देखिए, अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन इस बात की नहीं दी गई है क्योंकि इंडियन एयरफोर्स अथॉरिटी जो है वो हमेशा से ही अगर कोई ऐसी बात होती है तो उसके लिए एक प्रेस नोट जारी करती है, लेकिन अभी तक प्रेस नोट कोई जारी नहीं हुआ है। तो अभी तक सूत्रों के हवाले से खबर सिर्फ यही मिली है कि यहाँ पर शेख हसीना इस वक्त एयरबेस के अंदर मौजूद है। वो यहाँ पर उनका विमान उतरा है और विमान यहाँ पर कितनी देर रुकेगा या दूसरे विमान से वो यहाँ से कहीं विदेश जाएंगी। विदेश में वो कहाँ जाएंगी उसके लिए अभी तक कयास लगाए जा रहे हैं कि फिनलैंड भी वो जा सकती हैं, पेरिस जा सकती हैं, लंदन जा सकती हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन अभी तक किसी को आधिकारिक पुष्टि अभी तक हमारे सामने नहीं आई है। जी चलिए, ठीक है, शुक्रिया हैदर आपका तमाम बातचीत जानकारी के लिए। तो तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कर्नल गोपाल सिंह जी का रुख कर लेते हैं जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। गोपाल सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि हम जिक्र कर रहे हैं, अगर हम बंगाल की खाड़ी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो लगातार अपनी मौजूदगी वहां पर दर्ज कराता रहा है। चाइना आर्थिक तौर पर देखें या फिर सैन्य शक्ति के तौर पर देखें तो अब चूंकि बांग्लादेश की जो हालत है इस वक्त बेहाल नजर आ रही है, तो क्या चाइना किसी तरह से फायदा उठा सकता है? भारत बहुत सशक्त राष्ट्र है अभी, और जिस प्रकार की हमारे यहाँ सरकार है उसकी हम देखते हैं मद्देनजर रखते हुए कि चाइना ने पहले काफी कुछ किया, यानी इंडियन ओशन के अंदर या बे ऑफ बंगाल के अंदर, उसको धीरे धीरे हमारे यानी राष्ट्र ने उसको नकारा है। रही बात कि अभी जो तख्ता पलट की जो बात हुई है, यहाँ शेख हसीना जी ने अपना त्याग पत्र दे करके वो अभी भारत इंडियन एयरबेस पर इस वक्त हैं। आगे की स्थिति हमारे लिए क्या हो सकती है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं 2-3 चीजें बताना चाहूंगा। पहली बात कि यदि जी गोपाल जी, ये बीच में कॉल आ गया है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात यह है कि हमारे जो बॉर्डर्स हैं बांग्लादेश के साथ में,
वहां पर हम यानी बीएसएफ और हमारी जो फौजों मतलब बीएसएफ को तैनात ज्यादा कर दिया गया है। कहीं वहां से इनग्रेस, क्योंकि इस वक्त जो है बहुत ही अनसर्टेनिटी है बांग्लादेश के अंदर। लाखों लोग जो है रोड के ऊपर हैं और बता रहे हैं कि 20 लाख से ज्यादा जो है ढाका की तरफ बढ़ रहे हैं और वहां से रोगलियां और तमाम तरीके के पहले इनग्रेस होते रहे, आते रहे हमारे यहाँ पर। क्या ऐसा ना हो कि कहीं इस बाबत में कहीं हमारे अंदर तमाम लोग वहां से घुस करके आए? एक तो ये है, इसके लिए सरकार ने बहुत जल्दी कदम उठाया और अच्छा कदम उठाया है। और दूसरा ये, क्योंकि पाकिस्तान अपने घुसपैठी है और उसके अलावा जो मिलिटेंट्स भेजता है, कहीं ऐसा ना हो आगे आने वाले समय में कि, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर और इस इलाके में एक दो छोटी-मोटी घटनाएं होती हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि वो जी बांग्लादेश के साथ में मदद लेकर के मदद लेकर के और कहीं वहां से ये मिलिटेंट एक्टिविटी ना शुरू कर दे। इसके लिए भी सरकार को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। रही बात चाइना की, चाइना अपना खेल खेलता रहेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारे बीच में देश के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो देश को तोड़ने के लिए बहुत विदेशी ताकतें तो है ही, लेकिन जो देश के अंदर हैं उनके ऊपर भी अंकुश लगाने की, उनके ऊपर नजर रखने की बहुत जरूरत है। आदेश जी का रुख कर लेते हैं। आदेश जी, देखिए कुछ विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई और ये कहा जा रहा है कि तानाशाही का कहीं ना कहीं नतीजा भुगतना पड़ा है शेख हसीना को। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए मोनिका जी, निश्चित रूप से प्रो इंडिया थी शेख हसीना जी जो है, और कहीं ना कहीं जो हमारे संबंध बहुत अच्छे थे, हमारा व्यापार बहुत अच्छा था, लेकिन लगभग 2 महीने से जिस तरह के वहां पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो कुछ ना कुछ अनदेखी रही है। लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। पहले भी कई हमारे पड़ोसी देशों के अंदर इस तरह से हुआ, चाहे पाकिस्तान में हुआ, नेपाल में हुआ, म्यांमार में हुआ। तो हमें इन बातचीत करने के बाद किस तरह से वहां पे पीसफुल माहौल हो सकता है उसके लिए हम मदद करेंगे। लेकिन ये उनका अंदरूनी मामला है, हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं और किस तरह से लोकतंत्र की प्रक्रिया वहां पे हो। अभी सेना के जनरल ने कहा है कि अभी वो चार्ज लेंगे और एक डेमोक्रेटिक तरीके से वहां पे एक नई सरकार बनेगी, तो हम चाहते हैं कि वैसा ही प्रोसेस वहां पे होना चाहिए। लेकिन अब समय बताएगा कि क्या हालात है जी। मैं इस बारे में कम से कम ये तो जरूर कहना चाहूंगा कि 1947 से पहले और 1947 के बाद भी कई लोग भारत में भी इस तरह के आंकलन करते थे, लेकिन हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती रही कि हमारे यहाँ सत्ता हस्तांतरण सहज से हो जाता है, कभी इस तरह की वो नहीं हुई। तो ये तमाम चीजें हैं, तो हमारा लोकतंत्र कहीं ना कहीं बहुत ही मजबूत है और हम लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में विश्वास रखते हैं। जो भी सरकार वहां पे नहीं बनेगी वो अमल चैन लेके आएगी और उसमें जो सहयोग भारत का हो सकता है वो हम करेंगे अगर उनको आवश्यकता होगी। हम किसी दूसरे देश के बीच में कोई हस्तक्षेप या अपनी कोई दादागिरी या कुछ वो चलाते नहीं है। हमारा अपना बड़ा साफ सुथरा दृष्टिकोण है, साफ सुथरी भारत की पृष्ठभूमि है, उसी पृष्ठभूमि के तहत जो होगा वो हम उनकी मदद करेंगे। जी रत्नाकर जी, शेख हसीना के साथ भारत के संबंध जाहिर तौर पर अच्छे थे और अब एक नई चुनौती भारत के सामने, अब क्या होगा बांग्लादेश में स्थिति देखना होगा। ऐसे में आपको क्या लगता है भारत के सामने कितना बड़ा चैलेंज होगा? वो जो रिश्ते पहले से मेंटेन थे उन्हें मेंटेन रखना है। देखिए अभी तो हम नजर बनाए हुए हैं पूरी तरह से, और जैसा कि आपने सेना प्रमुख की भी बात सुनी, वहाँ का जो सेना प्रमुख कह रहे थे कि हम जो संवाद कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और उनको जो इतने बड़े लेवल पे जो उपद्रव उन्होंने किया है उनको शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील जो की जा रही है और एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाने की जो बात कही जा रही है, निश्चित रूप से ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में वहाँ पे शांति व्यवस्था रहेगी और अगला वो लोग जो इस तरह से इंटरिम गवर्नमेंट बनाएंगे और जो आगे करेंगे वो तो करेंगे ही। ये सारी चीजें हैं। और दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज, जैसा अभी कर्नल साहब ने बताया, अभी उन्होंने अपने जो बता रहे थे कि किस तरह से चीजों को देश के अंदर भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने के लिए उकसावा करते रहते हैं और बढ़ावा दिलाते हैं। जैसा कि आपने देखा कि अभी वहां पे भी विपक्षी पार्टियां हैं, उन्होंने छात्रों का सहारा लेकर के और कुछ विदेशी ताकतों के साथ मिलकर के ये पूरा घटनाक्रम को अंजाम दिया है। कहीं ना कहीं भारत को भी इस चीज को सीखने की जरूरत है
और हमारी सरकार पूरी तरह से इस पे संज्ञान लिए हुए है कि और लेकिन विपक्ष को भी ये चीज देखना चाहिए कि कहीं वो उन विदेशी ताकतों के साथ, जैसा कि देखा गया है बहुत सारे पूर्वत में देखा गया है कि हमारे विपक्ष के नेता अलगाववादी नेताओं से किस तरह से मिलते हैं, बाहर जब जाते हैं तो विदेशी ताकतों से जो अलगाववादी होते हैं उनके साथ मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं। तो ये सारा घटनाक्रम कहीं हमारे देश में भी न हो, इस तरह की आशंकाएं जो जाहिर की जा रही है, इस पर भी हम पूरी तरह से ध्यान रखे हुए हैं। और हम यही चाहेंगे, विपक्ष से यही चाहेंगे कि वह जो है देश में शांति व्यवस्था हमेशा बनाए रखने की बात करेंगे। जाति धर्म और इस पे आधारित राजनीति करके लोगों को उकसाने, भड़काने और एक दूसरों को बांटने की बात न करें और विपक्ष सार्थक भूमिका अपना निभाए। अगर सार्थक भूमिका नहीं निभाती है तो आपने देखा कि श्रीलंका में किस तरह से हस्त हुआ, आपने अभी देखा बांग्लादेश में क्या चल रहा है, सारी चीजें। बिल्कुल, इससे सबक लेने की जरूरत है जाहिर तौर पर पड़ोसी मुल्कों को। सुनील कौशिक जी, अगर आप देखिए आर्थिक तौर पर बहुत अच्छी स्थिति जो है बांग्लादेश की नहीं है, और इस स्थिति के बाद ये जो अभी हुआ है, जो आंदोलन हुआ है और उसके बाद जो तख्ता पलट हुआ है, क्या लगता है कितना और पीछे चला जाएगा बांग्लादेश? नहीं, देखो ये तो रिपोर्ट्स आने के बाद तय होगा कितना पीछे जाएगा, लेकिन निश्चित तौर से जो कुछ बांग्लादेश में हुआ है वो ये तो मान के चलिए 10 का दशक उसको पीछे ढकेल दिया। लेकिन जहां हम एक सब्जेक्ट से छूट रहे हैं कि इस तरीके के जब प्रकरण आते हैं, ये राजनीतिक फैसला नहीं लिया बांग्लादेश में, ये माननीय हाई कोर्ट ने फैसला लिया और हाई कोर्ट के फैसले के बाद कुछ उपद्रवी, मुट्ठी भर उपद्रवी आप निकल आते हैं उस शहर में जिस शहर की आबादी 2.5 करोड़ है। 2.5 करोड़ की आबादी में 4 लाख लोग बंधक बना लेते हैं ढाका को, प्रधानमंत्री आवास को। 2018 में हमने यहाँ देखा भारत में कि एक माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश आया था, एक खास वर्ग सड़कों पर उतर गया और उसमें कई लोगों की हत्याएं भी हुई। सरकार ने तत्काल माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटा। मणिपुर में क्या हुआ? मणिपुर में भी हाई कोर्ट का एक आदेश आया और हाई कोर्ट के आदेश के बाद मणिपुर में आज भी आग ठंडी नहीं है। तो ये सब देखेंगे आप बांग्लादेश में, जब जब हाई कोर्ट का आदेश आता है तब आप देखेंगे राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ जाती हैं। ये तो था, पहले चलन था, 10 को दशक पहले की समीक्षा करेंगे कि राजनीतिक फैसले जब लिए जाते थे तब निश्चित तौर से जनता या विपक्ष में बैठे हुए राजनीतिक दल उसका विरोध करते थे। लेकिन अब माननीय न्यायालयों के आदेश पर भी राजनीति होने लगी। माननीय न्यायालय के आदेश के बाद उपद्रवी जैसे लोग सड़कों पर उतरने लगे। बिल्कुल, ये मुझे लगता है कि सुनील जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी कि अहम खबर आ रही है, मैं आपकी प्रतिक्रिया भी पूरी लूंगी। इस बीच देखिए, दर्शकों को बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री के बीच बैठक चल रही है। बांग्लादेश के हालात पर चर्चा की जा रही है हमारे देश में। प्रधानमंत्री मोदी जो है वो विदेश मंत्री से इस बाबत चर्चा कर रहे हैं, विचार विमर्श किया जा रहा है। जाहिर तौर पर पड़ोसी मुल्क है बांग्लादेश और वहां पर जो स्थितियां हैं उसका सीधा असर भारत पर पड़ेगा। ऐसे में बांग्लादेश के हालातों पर चर्चा की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी विदेश मंत्री के साथ चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, जानकारी इकट्ठा की जा रही है और मंथन किया जा रहा है। पड़ोसी मुल्क में जो हालात हैं उस पर भारत का क्या रुख रहेगा देखना होगा, भारत पर क्या असर पड़ेगा इसका वो देखना होगा। सुनील जी, बात पूरी कर लीजिए। कह रहा था कि इस तरीके के जब प्रकरण होते हैं तो क्या विपक्ष में बैठे हुए राजनीतिक दल हैं उसका फायदा उठाने का प्रयास करते हैं, ये समझना पड़ेगा। श्रीलंका में आपने देखा, वहां भी एक आदेश आया। मणिपुर का मैंने कहा, पश्चिम बंगाल की बता रहा हूं, पूरे देश की बता रहा हूं, 2018 की। तो ऐसे जब आदेश आते हैं तो क्या उस पर मंथन नहीं होना चाहिए? और मंथन होने के बाद मुझे लगता है कि बीच का रास्ता निकल सकता है। लेकिन जो लोग जहां ऐसी चीजों के सहारे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं, निश्चित तौर से वो उपद्रवियों को उकसाने का काम करते हैं। और ये एग्जाम्पल बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। मणिपुर में आप देखिए, मणिपुर में किसी सरकार का फैसला नहीं था, मणिपुर में हाईकोर्ट का फैसला था। 2018 में मैंने कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला था, जो एक खास वर्ग सड़कों पे उतरा, लेकिन वो वर्ग आराम से माननीय उच्चतम न्यायालय से अनुरोध कर सकता था। ऐसे ही तत्कालीन फैसला अभी माननीय उच्चतम न्यायालय का आया है तो उसको वर्गीकृत करने का प्रयास किया आरक्षण को। तो क्या ऐसी स्थिति में, जैसे बहुजन समाज पार्टी की नेता ने खुला विरोध किया, कुछ ऐसे लोग हैं जो खुला विरोध कर रहे हैं और ऐसे युवाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं कि नहीं, हम इसको मानने के लिए तैयार नहीं है, हम माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के साथ नहीं खड़े हुए हैं, निश्चित तौर से हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो जब ऐसी स्थिति पे क्या कोई हमारे देश के पास निपटने के लिए कोई ब्लूप्रिंट है कि नहीं है,
क्या हमारे सामने ऐसी कोई स्थिति आ गई तो उसका क्या रास्ता होगा? क्योंकि आज तक जो राजनीतिक परिदृश्य चल रहा है हमारे देश में, निश्चित तौर से विपक्ष उकसाने का काम कर रहा है बार बार किसी भी मुद्दे को लेकर के। तो क्या ऐसी स्थिति में ये मुट्ठी भर लोग, जैसे किसान आंदोलन को हमने देखा, किसान आंदोलन ने दिल्ली बंधकी बना ली, बंधकी उसको कहेंगे, हम जैसे लोग सड़कों पर नहीं निकल पा रहे थे, महीनों महीने ऐसी स्थिति रही, विपक्ष उनके साथ खड़ा रहा लगातार। तो ऐसी स्थिति में क्या हमारे देश के पास कोई ऐसा ब्लूप्रिंट है क्या कि यदि माननीय न्यायालय का कोई भी आदेश कभी भी आ सकता है, लेकिन ऐसे आदेश के आने के बाद लोग सड़कों पर उतरेंगे? जैसे मैंने कहा 2.5 करोड़ जनसंख्या ढाका की है, वहां 4 लाख लोग कोई ना के बराबर हैं बिल्कुल। ये 4 लाख लोग प्रधानमंत्री आवास में घुस करके प्रधानमंत्री को बंधक बनाने का प्रयास करते, यही वो लोग हैं जो 1975 में प्रधानमंत्री आवास में घुस करके शेख हसीना जी के पिताजी की हत्या कर दी, मां की हत्या कर दी, 3 भाइयों की हत्या कर दी। और मुझे लगता है कि शेख हसीना उनकी बहन यदि समय रहते हुए वहां से नहीं निकलती तो मुझे लगता है आज भी उनकी हत्या हो सकती थी। तो क्या ऐसी स्थिति में, जहां हमारे देश की जो स्थिति बता रहा है, जहां ये राज्यों में परिस्थितियां गुजरी हैं, क्या हमारा देश ऐसी स्थिति से विपक्ष को समझना पड़ेगा, सत्ता पक्ष को समझना पड़ेगा? ऐसे नब्ज वाले जो है, जहां जो एक छोटा वर्ग है, जहां किसी की बात नहीं मानता है, जिनके पीछे कुछ लोग होते हैं, जैसे बांग्लादेश में छात्र नहीं थे, कुछ ऐसी शक्तियां जिन्होंने छात्रों को आगे करके, यदि अब हम वीडियोग्राफी देखेंगे तो वो छात्र नहीं दिख रहे हैं, यदि आप प्रधानमंत्री आवास की बात देखेंगे तो वह छात्र नहीं दिख रहे हैं। वो तो छात्रों के बेस में या छात्रों को अग्रणी आगे ला करके तो उन्होंने कहना है कि विपक्षी पार्टियों ने ही जो है सब कुछ किया है बांग्लादेश में जो स्थिति है, और ऐसे में भारत को भी सबक लेने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल सबक लेने की। मैंने एग्जाम्पल ऐसे दिए, अभी मणिपुर का एग्जाम्पल सबसे है। कोई राजनीतिक आपको भी ऐसा लगता है? आदेश भारद्वाज जी। जी नहीं, मैं कौशिक साहब की बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। किसानों का आंदोलन हो, भारत के दूसरे आंदोलन हो, हमारा लोकतंत्र बहुत मजबूत है। हमारे यहाँ कानून को मानने वाले लोग हैं, चाहे किसान हो उन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से किया, दूसरे लोग हो उन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से किया। तो ये भारत के लोगों की कहीं ना कहीं कानून के प्रति जो भाव है वो दर्शाता है। बड़े अदब के साथ मैं कौशिक जी को ये भी याद दिलाना चाहता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री आज तक जितने भी रहे, सभी प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल के अंदर दिल्ली में किसान आते थे, प्रधानमंत्री को मिलके जाते थे, 10 चीजें मांगते थे, 2 चीजें मिल जाती थी, और आप ही के चैनलों पे उनके फोटो दिखाए जाते थे प्रधानमंत्री से मिलते हुए। मगर मैं बड़े दुख के साथ कौशिक जी को कहना चाहता हूँ कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ इतना बड़ा 1 साल तक वो दिल्ली की सीमाओं पे रुके रहे, लेकिन प्रधानमंत्री ने बड़े अदब के साथ कहा कि मैं एक फोन कॉल की दूरी पे हूँ, लेकिन वो फोन आज तक उन किसानों को मिला नहीं। कौशिक साहब, तो जरा ये भी ध्यान रखिए। मैं फिर भी गुप्ता जी, हमने भी दिल्ली की पत्रकारिता की है, हमने भी वो लाठीचार्ज देखे हैं, हमने भी वो गोलियां चलते हुए सरकार की तरफ से देखी हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ सुन लीजिए ना गुप्ता जी, कभी देश में नहीं हुआ कि लाल किले पर चढ़ करके झंडा किसानों के रूप में लहरा दिया जाए। किसानों के फोटो मिलेंगे। नहीं गुप्ता जी, जब भी पीड़ा होती है, नहीं मैं आपकी बात से सहमत हूं, पर यह कभी नहीं हुआ कि कोई आज तक के इतिहास में किसानों के स्वरूप में कोई लाल किले पे चढ़ के झंडा लहरा दे, तो उस समय वहां गोलियां चल रही होती तो देश की स्थिति क्या होती? पहली बार ही देश का दुर्भाग्य है। मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूँ, मैं तो अब भी प्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूँ कि इन किसानों को रत्नाकर जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं और इनके हल निकालें। ठीक है, आदेश जी रत्नाकर जी को भी मैंने पहले भी कहा कि इस तरह की घटनाक्रमों से उग्रवादी खालिस्तानी कह देने से कोई भला होने वाला नहीं है। क्योंकि देखिए, प्रदर्शन करना हमारे संविधान सबको अधिकार देता है, दर्द को हमें लेकिन समझने की आवश्यकता उग्र न हो जाए ये भी देखना मुझे इस बात का दुख है। और उग्र प्रदर्शनकारियों को उग्र करने की जो शिक्षा हमेशा से विपक्ष करता आ रहा है, जब भी और आपने देखा है कि किसानों ने किस तरह से उग्रता से वहाँ प्रदर्शन किया। आदेश जी, एक बार उनकी बात भी सुन लेते हैं ना, समझ नहीं आएगा। कहीं ना कहीं वो राजनीति दर्शाता है। जी, मैं रिपीट कर देता हूँ अपनी बात। ठीक है सर, आपकी बात आ गई सर। कर्नल गोपाल सिंह जी, अभी एक चीज रह गई थी बात कहने के लिए, मैं उसको पूरा। देखिए, प्रदर्शन करें ये उनका संवैधानिक अधिकार है, हर व्यक्ति का अधिकार है, लेकिन कहीं न कहीं सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए किसी को उकसाने का, भड़काने का काम जो है विपक्ष न करे। आज राहुल गांधी की परिस्थिति देख लीजिए,
हर जगह जा रहे हैं, तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारी जाति क्या है। ठीक है सर, ठीक है। कर्नल गोपाल सिंह जी, सर ये बताइए, जिस तरह से कंपैरिजन किया जा रहा है बांग्लादेश की स्थिति का भारत से, कि भारत को सबक लेने की जरूरत है, कहीं ना कहीं वहां पे जो विपक्षी पार्टी है उन्होंने तख्ता पलट किया, कितना सहमत है आप इस बात से? मोनिका जी, कर्नल गोपाल सिंह जी, कोई मुकाबला नहीं है जी। मेरा तो यही मानना है कि जो भी ये हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है। किस रूप में ये किया गया है, कैसे किया गया, अभी मेरे या पत्रकार महोदय या बाकी लोग बता रहे थे। तो जिस प्रकार से वहां पर उनको यानी आंदोलन किया है, उसमें छात्र तो दिखाई दिए नहीं हैं और होंगे थोड़े बहुत, लेकिन जिस तरह से मोटिवेट किया है, किसने किया है, किस तरीके से किया है, वो सभी जानते हैं। लेकिन स्थिति ये है कि कानून यानी जो लागू करवाना चाहती, अपना आदेश देते हैं अपना सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, उसको सबको मानना चाहिए। हम सभी जो है लोकतंत्र के नागरिक हैं, तो उस कानून को मानते हुए यदि उसमें कोई आपको या किसी को भी, या बांग्लादेशी या हमारे देश में भी या कहीं भी दे लीजिए, यदि है तो उसके ऊपर आप रिप्रेजेंटेशन दीजिए, उसके ऊपर दोबारा सुनवाई होगी और उसके बाद में उसके अमल करने की कोशिश करिए। इस प्रकार से यानी देश को यानी कम से कम 10 साल पीछे चला जाएगा बांग्लादेश अभी, 10 साल कम से कम चला जाएगा। और उस स्थिति में हम पड़ोसी राज्य हैं, बड़ा राष्ट्र है, हमने अपने सारे जो हमारे नजदीक वाले राष्ट्र हैं उनकी सबकी मदद की है। कोरोना काल में 76 जो राष्ट्र को हमने यानी वैक्सीन प्रोवाइड करी, हर तरीके से मदद, बड़ा भाई होने के नाते सब कुछ मदद करते। लेकिन जो वहाँ तख्ता पलट की बात जो भी जिस प्रकार से हुई है वो बिल्कुल उचित नहीं है और ना ही ऐसी होनी चाहिए। वहाँ के विपक्ष या यहाँ के विपक्ष कहीं के भी हो, ऐसी स्थिति में मिलजुल करके उस चीज को संभाल करके देख करके आगे बढ़े, तो वही देश के लिए, राष्ट्र के लिए अच्छा होता है। कुछ चीजें जो है अपने भले के लिए कुछ लोग करते हैं, वो शायद ठीक नहीं है। देश का भला, राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए और वो राष्ट्र सर्वोपरि लेकर के भावना के साथ चलेंगे, राष्ट्र आगे हमेशा बढ़ेगा। और उस देश के जितने वर्ग भी हमारे वासी हैं, देशवासी हैं, उन देशवासियों का भी उतना ही भला होगा यदि राष्ट्र को देश यदि सर्वोपरि लेकर के चलेगी। लेकिन सिर्फ अपनी रोटी सेकने के लिए कुछ लोग करते हैं, उससे बहुत नुकसान देश का होता है, समाज का। बिल्कुल। और इस बीच देखिए एक बड़ी खबर बता दें, हिंडन एयरबेस का एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है। एयरबेस के अंदर का एक्सक्लूसिव वीडियो न्यूज इंडिया के पास सामने आया है। शेख हसीना के प्लेन का वीडियो, तस्वीरें जो है वो न्यूज इंडिया को मिली है। हिंडन एयरबेस पर शेख हसीना का विमान रुका और तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जिन्होंने इस्तीफा दिया है, वो बांग्लादेश छोड़ने के बाद भारत के लिए रवाना हुई है। उसके बाद आगे की दूरी तय करेंगी। तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे, सर्कल भी किया हुआ है शेख हसीना का वो विमान जो कि हिंडन एयरबेस पर उतरा है, उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप न्यूज इंडिया पर देख पा रहे हैं। तो एयरबेस के अंदर का एक्सक्लूसिव वीडियो, इससे पहले आपको रिपोर्ट भी दिखाई थी, हमारे सहयोगी वहां पर पल पल की अपडेट देने के लिए पहुंचे हुए हैं। हालांकि जिस तरह से कहा जा रहा था कि अंदर जाने नहीं दिया जा रहा, एक वीडियो मिला है, देख सकते हैं आप, जिसमें शेख हसीना का विमान आप देख पा रहे होंगे। सर्कल करके दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। शेख हसीना इसमें सवार है जो कि बांग्लादेश छोड़कर आ गई है, बांग्लादेश से इस्तीफा दिया। वहां पर जिस तरह से प्रदर्शन हुए, जो स्थितियां बनी, लगातार शेख हसीना पर दबाव बन रहा था, प्रदर्शनकारी उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे। शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है और कहा जा रहा है कि इसके पीछे आर्मी का कहीं ना कहीं बड़ा किरदार है। तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं। बीएन झा जी, जैसे कि पहले भी हम जिक्र कर रहे थे और कहा जा रहा था कि प्रदर्शनकारी जो है वो लगातार शेख हसीना के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इससे पहले आरक्षण पर जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तब लग रहा था कि शायद स्थितियां सामान्य हो जाएंगी, लेकिन नहीं हुई। फिर शेख हसीना के इस्तीफे की मांग जो उठी, अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। आपको क्या लगता है, क्या उनका इस्तीफा देने के बाद स्थितियां अब नॉर्मलाइज होंगी? कितनी बड़ी चुनौती वहां की जो अंतरिम सरकार है उसके पास होगी, या फिर यूं कहें कि सेना के पास होंगी स्थितियों को सामान्य कराने के लिए? देखिए, जिस तरह की वहाँ पे घटनाएं हो रही हैं, आपके कोई भी राजनीतिक विशेषज्ञ जो हैं वो यही कहेंगे कि ये सिर्फ
इस्तीफा मांगना नहीं था, आगे की चीज है। एक और चीज मुझे बड़ा आशा लग रहा है, देखिए अभी हम लोग कितने अच्छी तरह से कह रहे हैं कि हम पीस लविंग देश हैं, हम लोग डेमोक्रेटिक देश हैं, दूसरों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। मुझे आपको याद है जब वो घटना हो रही थी दिल्ली में, दिल्ली के बाहरी भाग में, जहाँ पे बुलडोजर से अवैध निर्माण को गिराया जा रहा था, याद कीजिए उन दिनों में बांग्लादेश से एक कॉशन आया था कि अगर मुसलमानों के ऊपर में वहां पे इस तरह की शक्ति की जाएगी तो यहाँ के मुसलमान कुछ कर सकते हैं। क्या इसका कोई मतलब निकलता है? एक और घटना ले लीजिए, हाल के महीनों में लगभग 1 साल हो रहे हैं, सूडान में वॉर चल रहा है 2 ग्रुप के बीच में, आर्म फोर्सेस और रैपिड फोर्सेस, इस दोनों के बीच में चल रहा है। लेकिन उसमें हुआ क्या है, उनके नॉन मुस्लिम जो थे उनका पूरा का पूरा नरसंहार कर दिया गया है। पर मसला एक और कोई ग्रुप था, इनका पूरा का पूरा नरसंहार हो गया, मतलब वो पूरा एरिया नॉन मुस्लिम से मुक्त हो गया है। इस तरह की जो चीजें होती हैं पाकिस्तान में, रेडिकलिज्म है, लेकिन उस रेडिकलिज्म में क्या हुआ है, हमारे 18% जो हिंदू भाई थे वो आज के दिन में 1% रह गए हैं। क्या कोई भारत बड़ा पीसफुल देश है? क्या कोई सवाल उठाता है? और यही चीज बांग्लादेश में होने जा रहा है। आपने पिछले 8 घंटे का तस्वीर देख लीजिए बांग्लादेश में, हिंदुओं के ऊपर में अटैक शुरू हो गई है। क्या कोई भारतीय राजनीतिक ये कहने की आज हिम्मत कर सकता है कि अगर वहां पे हिंदुओं के ऊपर में अत्याचार हुआ तो उसका रिपरकशन यहाँ पे इंडिया में हो सकता है? क्या किसी के पास में कहने की हिम्मत है? कोई हिम्मत नहीं है, कोई नहीं कहेगा ये। देखिए ये सारी चीजें। चलिए सर, मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, वक्त की थोड़ी कमी है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कीमती राय देने के लिए, अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। तो बांग्लादेश की जो स्थितियां हैं उस पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी और उसका असर क्या होगा पड़ोसी मुल्कों पर, यह भी देखने वाली बात होगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।